सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जॉन एफ कैनेडी के कोट के साथ। जॉन एफ कैनेडी कहते हैं मैन मस्ट पुट एन एंड टू वॉर और वॉर विल पुट एन एंड टू मैनकाइंड। देखो ये जो कोट है बच्चों, ये कहीं ना कहीं जो डेवस्टेटिंग जो नेचर होता है वॉर का, जो डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल होता है वॉर का, उसकी तरफ इंडिकेट करता है और बोलता है क्या कि जो पूरा वर्ल्ड है उसको कहीं ना कहीं पीस प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आपको समझना चाहिए क्योंकि जो वॉर होती है, ये जो वॉर होती है ये एंड नहीं होता, ये होता है एंड किसका? ह्यूमन काइंड का, ह्यूमैनिटी का। ठीक है, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, इसके जो कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, चाहे वो ह्यूमंस पे ले लो, चाहे एनवायरनमेंट में ले लो, चाहे एनिमल्स में ले लो, वो बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेटिंग होते हैं। तो यहाँ पे हमारी ह्यूमैनिटी की, ह्यूमंस की स्पेशली जो है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि जो पीस होता है उसको प्रमोट करना चाहिए। तो यही जो कुछ कोट है ये कहीं इंडिकेट करता है कि वॉर को छोड़ के हमें पीस को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वॉर से किसी को कुछ नहीं मिलता, सबका नुकसान होता है। यही कि जो वॉर है ये क्या है? हमारी मैनकाइंड, हमारी मानव जाति का ही क्या है? अंत है। इसको एंड करना चाहिए। ठीक है, अगर एंड नहीं करेंगे तो हमारी मानव जाति एंड हो जाएगी। यही कुछ जॉन एफ कैनेडी कहते हैं। यही जो चीज़ है हमारी भगवत गीता भी बोलती है, और यही जो चीज़ है आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कशन करेंगे उसके अंदर भी यही चीज़ बताई गई है। क्योंकि हमने कल के डेली डिस्पैच में बच्चों देखा था कि यूएस ने हमारे इंडिया के जो न्यूक्लियर जो 3 प्रोग्राम्स थे उनके ऊपर जो सैंक्शन चल रहा था उसको हटा दिया था। तो डेफिनेटली ऑब्वियस था कि न्यूक्लियर के ऊपर कुछ ना कुछ तो आना था, और उससे पहले शायद हमने डिस्कस भी नहीं करा इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, पोटेंशियल टॉपिक है कि भाई इसके ऊपर ऐसे राइटिंग की जा सकती है। तो CAPF के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपने एम के साथ, नॉलेज को एनहेंस करना, नॉलेज जो हमारा नॉलेज का जो भंडार है बेसिकली उसको हमें ब्रॉड करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और थोड़ा अच्छे से डिस्कशन करेंगे आज। देखो न्यूक्लियर, आप सभी को पता है कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो अभी की जो देन नहीं है, वो हमारा आज़ादी से पहले ही सारी चीज़ आ चुकी थी। इंडिया के अंदर ऑल तो बाद में आई थी, लेकिन ये जो सारी चीज़ थी पहले से ही आ चुकी थी। तो जो फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन था, ठीक है, जो सबसे पहला जो न्यूक्लियर वेपन था, हथियार था, वो 1945 में आ गया था, जुलाई 16 1945। और सबसे जो महान कंट्री है, जो सबसे पावरफुल कंट्री है USA, वो इसे लेके आया था ट्रिनिटी टेस्ट अंडर मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो उसने सबसे पहला जो टेस्ट करा था वो था ट्रिनिटी टेस्ट। नागासाकी और हिरोशिमा वाला तो वो तो अटैक कर रहा था, उससे पहले टेस्ट भी तो करा होगा बच्चों। तो वो टेस्ट क्या था? ट्रिनिटी टेस्ट था, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर ये जो बॉम्ब था, न्यूक्लियर वेपन जो था, ये बनाया गया था। ठीक है, तो जब ये बना था तो जनरल थॉमस फेरल जो थे, उन्होंने इसका जब टेस्ट हो रहा था तो डिस्क्राइब कर रहा था कि ऐसा लगता है कि लाइट हो रही है, प्रकाश चमक रहा है आकाश के अंदर, लाइटनिंग एवरी पीक एंड रिजेस, अनपैरेलल क्लैरिटी एंड ब्यूटी, कि इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बेसिकली डिफाइन करा था। साइंटिफिक अचीवमेंट थी बहुत ज़्यादा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो साइंटिफिक अचीवमेंट थी ये कैसे जो है एक डिस्ट्रक्टिव कैटास्ट्रॉफिक इवेंट में टर्न हो गई हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, ये हम सभी जानते हैं। जिसने 1.5 लाख से ज़्यादा जो सिविलियंस थे उनको मार दिया था, क्योंकि वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, उसका एंड इस जो है न्यूक्लियर बॉम्ब उससे ही हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक अचीवमेंट में अगर गांधी जी का यहाँ पे अगर कोट अप्लाई करें आप कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज़ अ डिस्ट्रक्शन, सो यहाँ पे साफ सीधा वो जो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो दिखाई देता है कि कैसे जो साइंटिफिक हमारी एक अचीवमेंट थी, वैसे कैसे वो ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन बन गया। ये यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आप कोट भी कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और सिर्फ सिविलियंस की जान नहीं, लॉन्ग टर्म रेडिएशन भी वहाँ पे फैला था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रखी है। तो साफ सीधी बात है कि क्या साइंटिफिक अगर जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिफिक जो हम चीज़ें इवॉल्व करते हैं, अगर उसको एथिकलिटी उसके अंदर नहीं होगी तो वो ह्यूमैनिटी को ही डिस्ट्रक्ट करेगा। जैसे जॉन एफ कैनेडी ने ही यही बोला था कि ह्यूमैनिटी का एंड हो जाता है वॉर, अगर हम वॉर को एंड ना करें। तो सेम चीज़ वही है ये। और देखो जब ये सारी चीज़ हो रही थी तो ओपेनहाइमर ने, जो एक लीडिंग साइंटिस्ट थे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली जब हो रहा था तो उसको बोला था आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या कि इस पर्टिकुलर बॉम्ब का, स्पेशली मैं न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा हूँ, इसका जो इफ़ेक्ट था कि ये मानव जाति को ख़त्म कर सकती है, ये कहीं ना कहीं इस कोड से रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है वो कहीं ना कहीं ये कोड से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। बेसिकली इस
पर्टिकुलर पैरा के अंदर यही बताया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि इसका जो खतरा था, क्योंकि उस टाइम पे तो सिर्फ एक था यूएसए के पास, लेकिन आज के टाइम में 12,000 से ज़्यादा जो है न्यूक्लियर वेपन है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो सोच के देखो कि अगर आज के टाइम में ये सारी चीज़ें हो गई, अगर आज के टाइम में अगर किसी पर्टिकुलर एक कंट्री ने अगर न्यूक्लियर वेपन उठा लिया तो ह्यूमैनिटी का क्या होगा? क्या ह्यूमैनिटी रह पाएगी? बिल्कुल नहीं रह पाएगी। इसीलिए जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो हर कोई अवॉइड करना चाहता है। हर कहीं भी जहाँ डिस्कलेशन हो जाती है, दो कंट्री के बीच में विवाद हो जाता है, तो तीसरी कंट्री, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर कंट्री हो, आके उस मामले को शांत करवाते हैं। क्योंकि आजकल हर कोई जो स्टेट है, हर कोई जो कंट्री है, उस पर न्यूक्लियर वेपन है। पाकिस्तान पे भी आ गया है, तो बात ही क्या करनी है। तो आप समझ गए होंगे बेसिकली कहने का क्या मतलब है। न्यूक्लियर वेपन का जो डिस्ट्रक्शन था उस टाइम में क्या चल रहा था, वो सारी चीज़ें मैं समझाना चाहता था। ऐसा नहीं है कि इसको डिसआर्मामेंट करने के लिए एफर्ट नहीं चला था, बिल्कुल चला था। एक मैनिफेस्टो आया था, रूजल और आइंस्टाइन मैनिफेस्टो 1955 में। थोड़ा सा इसको याद रखना, रूजल एंड आइंस्टाइन मैनिफेस्टो 1955 में। बेसिकली साइंटिस्ट थे बर्ट्रैंड रूजल और एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये मैनिफेस्टो बेसिकली लेके आए थे। और इसका मतलब क्या था, इसका मोटिव था मैनिफेस्टो का कि गवर्नमेंट को जो न्यूक्लियर वेपन का पोटेंशियल डेंजर जो हो सकता है उसके बारे में अवेयर करना, ठीक है, कि फ्यूचर में जाके क्या हो सकता है इसका कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बारे में अवेयर करने के लिए पर्टिकुलर मैनिफेस्टो आया था। और शायद इन्हीं साइंटिस्ट का, और कुछ ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं साइंटिस्ट का, इंडियंस का भी हाथ था कि जिसका रिजल्ट निकला कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर चल रही थी, आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है कोल्ड वॉर आ गई थी, जिसके अंदर हमारा यूएसए और रशिया आपस के अंदर कन्फ्रंटेशन कर रहा था, लेकिन ठंडे तरीके से। तो उस टाइम पे जो था बहुत ज़्यादा जो है न्यूक्लियर आर्सेनल डेवलप हो गया था दोनों पर्टिकुलर कंट्री के पास। यहाँ पे बता भी रखा है कि 6,000 से ज़्यादा उस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन था। लेकिन हमारे मैनिफेस्टो हो गए, हमारी इंटरनेशनल ट्रीटी हो गई, आर्म कंट्रोल हो गया, इसी का रिजल्ट निकला कि अभी जाके 2024 के अंदर वो 60,000 से रिड्यूस होके अब जो है 12,000 तक पहुंच चुका है। मतलब क्या कि कम हुआ है, लेकिन जो खतरा है वो अभी भी नहीं टला है, क्योंकि एक ने जो था जापान की हालत ख़राब कर दी थी, अभी तो फिर भी 12,000 है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे बता रखा है, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इंडिया का थोड़ा रोल देख लेते हैं कि भाई इंडिया ने भी क्या रोल प्ले किया है। देखो जब ये आइंस्टाइन का मैनिफेस्टो आया था, रूसेल और आइंस्टाइन का जब मैनिफेस्टो आया था, उस टाइम में कांग्रेस की एक मीटिंग भी हो रही थी। अवार्डी रेजोल्यूशन उस टाइम पे पास हुआ था, आईएनसी ने रेजोल्यूशन पास करा था, आज़ादी के बाद की बात है, 1955 चल रहा है ये। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस टाइम पे एक रेजोल्यूशन पास करा था, अवार्डी रेजोल्यूशन, अवार्डी तमिलनाडु के अंदर है, जिसके अंदर इस रेजोल्यूशन के अंदर ये जो एटॉमिक बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, ठीक है, इसको बुरी तरह कंडेम किया गया था, निंदा की गई थी बेसिकली। और अर्ज किया गया था जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली यूएन, कि अवेयरनेस क्रिएट करे, जैसे मैनिफेस्टो ने किया था, सेम यहाँ पे भी किया था, अवेयरनेस क्रिएट करे कि इसका क्या क्या पोटेंशियल जो हार्म हो सकता है उसको बैन करने के लिए एफर्ट डाले। उसके बाद हमारे जो राजीव गांधी जी थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं ये, उन्होंने 1988 के अंदर एक एक्शन प्लान भी प्रपोज किया था न्यूक्लियर वेपन फ्री और नॉन वायलेंट वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। देखो यहाँ पे गांधीयन आइडियोलॉजी भी आपको दिखाई दे रही होगी, गांधीयन आइडियोलॉजी की नॉन वायलेंस, अहिंसा वाला जो प्रिंसिपल था। तो इंटरनेशनल जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अंदर भी आप इन सब चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। और ऐसे राइटिंग में अगर मौका मिले तो कोट करना मत छोड़ना, ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि राजीव गांधी जी ने भी इनिशिएटिव लेके आए थे कि वर्ल्ड को बेसिकली एक पीसफुल वर्ल्ड बनाने की तरफ ये प्रयास था, और ये प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। उसी का रिजल्ट जो निकला कि इंटरनेशनल और इंडियन सारे जो एफर्ट थे, उसी का रिजल्ट निकला कि जो 60,000 थे उससे अब 12,000 आ चुके हैं। लेकिन टेंशन अभी भी कम नहीं हुई है। अब यहाँ पे करंट न्यूक्लियर थ्रेट क्या है? देखो करंट न्यूक्लियर थ्रेट है दो तरह के, हम सब एक तरह का समझते हैं, लेकिन यहाँ पे एडिटोरियल में बहुत अच्छे से बताया गया है कि ये जो थ्रेट है ये एक नहीं, अब दो तरह के हैं। पहला तो स्टेट स्पॉन्सर्ड, मतलब क्या कि जो स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, इजराइल हो गया, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, मैं उन स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, रशिया हो गया हमारा, ठीक है। इन दोनों दो स्टेट्स के बीच में जब लड़ाई हो जाती है तो बहुत ज़्यादा जो है टेंशन बढ़ जाती है पूरे वर्ल्ड ओवर में कि अब जो है न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। जैसे आप सभी को पता है रशिया और यूक्रेन की जो है वॉर चल रही है, ठीक है, इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में वॉर चल रही है, ठीक है। तो रशिया जो है
ये थ्रेट देता रहता है कि अगर नाटो ने इन्वॉल्व करा इसके अंदर, क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर नहीं है, अगर नाटो ने या किसी भी यूरोपियन कंट्री ने जो नाटो की मेंबर है उसने इसमें इंटरफेयर करा मैटर के अंदर, तो जो रशिया है वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने से पीछे नहीं हटेगा। ये कितनी बार न्यूज़ के अंदर आया। तो ये क्या चीज़ है, ये पोटेंशियल जो थ्रेट है इन पर्टिकुलर वॉर्स का, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है बच्चों। अब देखो, ये तो है स्टेट स्पॉन्सर्ड जो रिस्क है, ठीक है, जो स्टेट्स हैं, जो पावरफुल स्टेट्स हैं, स्टेट मतलब कंट्री, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर में स्टेट्स मतलब कंट्री को बोलते हैं, राज्य जो हमारे वो उनको नहीं बोलते, ठीक है, इसका थोड़ा याद रखना। तो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो रिस्क है उसके बारे में बता दिया कि अगर कहीं वॉर होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स का भी यहाँ पे रोल आ गया है कि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे थ्रेट है कि ये जो साइबर अटैक्स हो गए, जो हैकर हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके पर्टिकुलर कंट्री के अंदर भी वॉर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और आप सभी को पता होगा कि हमारा कुदनकुलम प्रांत में भी एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट आया था। तो ये चीज़ क्या पोटेंशियल क्रिएट कर रही है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड तो है ही, लेकिन नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हमारे पास थ्रेट है, तो उसको भी कहीं ना कहीं हमें टैकल करने की ज़रूरत है। दो चीज़ हमें यहाँ पे पता चली, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं एस्केलेशन के। देखो, न्यूज़पेपर के जो अंदर जो इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है वो हम लाइटली ले लेते हैं, लेकिन लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हमें समझनी चाहिए। जैसे इसराइल और पैलेस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट है, ये भी एक तरह से न्यूक्लियर रिस्क है। और जो नॉर्थ कोरिया है बार बार जो है मिसाइल लॉन्च करता रहता है, मिसाइल टेस्ट करता रहता है, ये क्या चीज़ है, ये भी तो ग्लोबल इनसिक्योरिटी को प्रमोट कर रही है, ठीक है। कि अगर आपकी कोई दुश्मन कंट्री है, लेट्स से पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर ब्लास्टिक मिसाइल से रिलेटेड कुछ कर रहा था, न्यूज़पेपर में आया था, हमने डिस्कस भी करा था, तो ये क्या चीज़ है, ये जो है इंडिया को इनसिक्योरिटी में डाल देता है कि वो जो हमारा पड़ोसी देश है, स्पेशली जो जिससे हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, वो अपने आप को न्यूक्लियरली डेवलप कर रहा है, मिसाइल वाइज डेवलप कर रहा है, तो हम भी उसको डेवलप करें। तो यहाँ पे एक डेटरेंस स्ट्रेटजी होती है जो हर एक कंट्री अडॉप्ट करती है, और ये ही शायद डेटरेंस स्ट्रेटजी का जो है रिजल्ट है कि हर एक कंट्री के पास अब जो है न्यूक्लियर वेपन आ गए हैं कि दूसरे से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे वेपन लेके आ जाते हैं। सेम चीज़ अगर नहीं समझ आ रही है तो बच्चों इसको लोकल उसमें अप्लाई करने की देखो कि यूपी जैसे स्टेट हो गया, ठीक है, यूपी वाले स्टेट की बात कर लो या बिहार वाले स्टेट की बात कर लो, तो यूपी वाले स्टेट के अंदर हर किसी के घर के अंदर आपको एक पिस्टल पाएगी, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ जो है अदर स्टेट्स में नहीं पाती, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हर कोई जो है इंडिविजुअल वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डेटरेंस क्रिएट कर रहा है, एक पिस्टल खरीद के रखा है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर क्या है, इनस्टेबिलिटी है। सेम चीज़ हमारे वर्ल्ड में अप्लाई कर लो आप सॉरी, सेम चीज़ जो है आप अपने वर्ल्ड में अप्लाई कर लो कि हर जो स्टेट है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, और जिसकी वजह से पूरा जो है टेंशन बढ़ जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ग्लोबल जो पीस है वो खतरे में आ जाता है। जो हमने अभी कोड डिस्कस करा था उसको एक बार याद करो, कैनेडी का कोर्स, कि अगर ज़रा सी वॉर हुई तो पूरी जो मानव जाति है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इन एग्जाम्पल से हमें समझ आती है, ठीक है। अब एक्शन क्या करना चाहिए, देखो एक्शन क्या करना चाहिए कि जो हमारे करंट लीडर्स हैं, स्पेशली इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ को प्रमोट करता है, इंडिया जो है ग्लोबल साउथ को लीड करता है बेसिकली, ठीक है। तो देखो, इंडिया को स्पेशली, क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड लेवल पे सुधर रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इंडिया जो है रिस्पॉन्सिबल पार्टनर है, ठीक है, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो इवन इन द इंडियन ओशन रीजन। तो वहाँ पे क्या है, इंडिया जो है हमारा एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्टनर इंडिया की जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ ग्लोबल पीस का इनिशिएटिव लेके आए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे थ्रेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे एडिटोरियल में डिस्कस की गई है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे अवार्डी रेजोल्यूशन आया था, जैसे राजीव गांधी इनिशिएटिव लेके आए थे, वैसे जो हमारी करंट गवर्नमेंट है अपोजिशन में जो चल रहा है उसको भुला के ग्लोबल पीस की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए और ऐसा कोई रेजोल्यूशन लेके आना चाहिए ताकि ये जो डिज़ास्टर हमने देखा था, हमारे पास ने देखा था, ये आगे चल के रिपीट ना हो। यही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है कि अगर कोलैबोरेशन होगा तो ये सब चीज़ें अवॉइड की जा सकती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बच्चों देखो समझ आया हो और नहीं भी आया हो, ठीक है, तो समझ आ जाएगा अगर तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है,
क्योंकि हम क्या होता है ना कि देखो आपने यहाँ पे सुना, ठीक है, सुनने के बाद आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में चली गई, लेकिन जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करोगे इस नॉलेज को, तो ये जो नॉलेज है ये काम की नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। धीरे धीरे धूमिल होती रहेगी, धीरे धीरे गायब होती रहेगी आपके माइंड से। अगर स्टिक करना है माइंड के अंदर तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राइटिंग प्रैक्टिस देखो ईजी नहीं है, मुझे भी पता है, ठीक है। राइटिंग जब करते हो तो माइंड पे प्रेशर पड़ता है, मुझे भी पता है। क्यों? क्योंकि आप एफर्ट डाल रहे हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और इम्प्रूव करोगे तो एफर्ट तो लगेगा ही लगेगा। चाहे तुम डार्विन की जो बायोलॉजी की थ्योरी थी वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या फिर कि जो हम हैं वो इवॉल्व होते रहते हैं स्पीशीज़ फॉर द बेटर, तो बेटर के लिए इवॉल्व होगे तो एफर्ट तो लगेगा, और एफर्ट डालोगे तभी तुम बेस्ट बनोगे, और जो बेस्ट है वही सर्वाइव करेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, डार्विन की थ्योरी को भी, कि बेस्ट बनना है, नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, साल खराब हो जाएगा, अगले साल फिर तैयारी करोगे। तो अभी डरो मत, अभी टाइम है, पेपर 2 की तैयारी करो, लिखना चालू करो, ठीक है। ये जो डेली डिस्पैच मैं स्पेशली लेके आता हूँ, ये इसके पीछे का मोटिव क्या है? इसके पीछे का मोटिव है जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं वो बच्चे पीछे ना रहे, वो बच्चे भी प्रिपेयर करें। तो इसको आप करो। करने के बाद जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है उसमें भेजो। जिन बच्चों को नहीं पता डिस्कशन ग्रुप क्या है, नाम क्या है, यही सेम नाम से डिस्कशन ग्रुप भी है। इसका जो लिंक है थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर की साइड देखो, एक लिंक मैंने प्रोवाइड करा रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डिस्कशन ग्रुप में जाके उसको भी ज्वाइन करो और अपना एस्से वहाँ पे भेजो, और जो दूसरे बच्चे भेजते हैं वहाँ पे एस्से, उसको भी आप इवेल्युएट करो। तो अगर ये चीज़ करोगे तो बच्चों अपने आप इम्प्रूव होगे, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए है। और उसके बाद अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो, अगर पैसे खर्च करना चाहता हो अपने फ्यूचर के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोग्राम है। जितना मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे तो मतलब आप हाफ से भी कम मान लीजिए। मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। यही मोटिव यही है कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना है, भले ही ये हायर एजुकेशन है, इसको फिर भी अफोर्डेबल बनाना है। तो आप अगर चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये, करंटली रनिंग में, लाइव क्लासेस हमारी चलती है अल्टरनेटिव डेज में। सारी चीज़ इसके अंदर कवर हो जाएगी, इंक्लूडिंग इसके अंदर एवेल्युएशन भी है 25 एसेज के लिए, और टॉपिक्स इसके अंदर 25 कवर हैं जो कि हॉलिस्टिक है, सारी चीज़ कवर कर लेगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है अभ्यास लेखन, और आगे चल के ये दोनों ही जो है इनका नाम ही चलेगा कि अभ्यास टेस्ट सीरीज, मतलब कि अभ्यास मंथन, और राइटिंग प्रोग्राम मतलब अभ्यास लेखन, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम इसरो का, ठीक है। देखो इसरो ने अभी ही बहुत ही ज़्यादा जो है पूरे वर्ल्ड लेवल में बहुत ही अच्छी अचीवमेंट, बहुत ही ज़्यादा जो अद्भुत अचीवमेंट जो है प्राप्त करी है। हम जो है इंडिया जो है 4th कंट्री हो गई है। 4th कंट्री किसके अंदर? जो स्पेस के अंदर अनडॉकिंग और डॉकिंग कर सकती है। क्या चीज़ है ये अनडॉकिंग डॉकिंग? अभी समझेंगे बच्चों, डरो मत, क्योंकि टर्म ही ऐसी होती है कि डर लगता है भाई अनडॉकिंग क्या होती है सर, ये डॉकिंग क्या होती है। सर डरो मत, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा तुम्हें। अभी ये समझो कि 4th कंट्री बन गई है यूएसए, रशिया और चाइना, और अब इंडिया, ठीक है। यूएसए, रशिया, चाइना और अब इंडिया, ठीक है। इस RCIU ये थोड़ा सा याद रखना, कौन कौन सी कंट्री जिन पे डॉकिंग एंड डॉकिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो अब इंडिया के पास भी है, 4थी कंट्री बन गई है। देखो अभी याद होगा हमने लास्ट टाइम डेली डिस्पैच के अंदर डिस्कस करा था कि हमने स्पेस डेक्स करके एक मिशन भेजा था, अपना लॉन्च व्हीकल PSLV C60 था इसरो ने। तो इसका मोटिव बेसिकली क्या था? देखो डॉकिंग एंड डॉकिंग क्या होता है, देखो लेट्स से जो हमारा स्पेस स्टेशन है इंटरनेशनल वाला, ऊपर जाके अब पूरे स्पेस स्टेशन को तो वैसे का वैसा भेजा नहीं होगा वहाँ पे जाके, ठीक है। वहाँ पे जाके टुकड़ों टुकड़ों में भेजा होगा, और वहाँ पे जाके जो है वो डॉकिंग करी होगी उसकी, ठीक है। डॉकिंग मतलब उसको जोड़ा होगा, तो उसी को कहते हैं डॉकिंग, और खोलने को कहते हैं अनडॉकिंग। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये आप बोलेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात तो कुछ नहीं है, यहाँ धरती पे करवा लो तो यहाँ पे तो हमारा एक लोहार ही कर देगा, एक छोटा सा वो जो बेल्डिंग वाला होता है वो भी कर देगा डॉकिंग। लेकिन अगर स्पेस में करना होगा तो थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है। तो इसीलिए ये जो है सिर्फ 4 कंट्री के पास टेक्नोलॉजी है, उसमें से इंडिया भी एक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझना। तो देखो हमने कैसे डॉकिंग करी, देखो हमने 2 सैटेलाइट्स भेजी थी, एक तो थी चेजर और एक थी टारगेट। तो इन दोनों को हमने डॉक करा, फिर अनडॉक करा, ये था सिंगल ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ है। बस इतना सा समझो, ज़्यादा मत समझो इसके बारे में, समझने वाली चीज़ दूसरी है, ठीक है। ये समझ आ गया। डॉकिंग किसकी करी? हमने सैटेलाइट्स की करी, SDX-01, SDX-02, चेजर और टारगेट की करी। लोड किस पे गया था? हमारा PSLV C60 के ऊपर गया था, ठीक है। इन दोनों सैटेलाइट को हमने सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये हमने डॉकिंग करी थी, तो हम सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। अब देखो
एडिटोरियल भी आया था इसका, एडिटोरियल भी यहाँ पे है, क्योंकि आपने देखा द हिंदू तो अब आज मैं शेयर नहीं कर पाया, लेकिन हमारा डेली डिस्पैच सफिशिएंट है द हिंदू को अल्टरनेटिव है द हिंदू का, ठीक है। तो जो बच्चे द हिंदू में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, समझ नहीं आता क्या चीज़ पढ़नी है क्या चीज़ नहीं पढ़नी, तो थोड़ा डेली डिस्पैच थोड़े टाइम पढ़ के देखो, समझ आ जाएगी सारी चीज़ें, फिर द हिंदू भी तुम्हें लगेगा कि बहुत ईजी चीज़ है, सारी चीज़ तो ऐसी दिख जाएगी तुम्हें। तो देखो टेक्नोलॉजी हमने क्या करा, बेसिकली स्मॉल कंपोनेंट भेजे, उसको लार्ज मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दिया, इसी को डॉकिंग कहते हैं, ठीक है। फ्यूचर एप्लीकेशन इसका क्या हो सकता है, हमने समझा ना, हम फोर्थ कंट्री बन गई तो फ़ायदा क्या है। फ़ायदा बेसिकली ये है कि हमारे जो फ्यूचर मिशन है, ठीक है, चंद्रयान फोन हो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन का कोई हो गया कि इंटर जो है कॉन्टिनेंट वो उसमें जा रहे हैं, प्लानिटरी मिशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी है ये काम आएगी। हम एक प्लान है हमारा फ्यूचर में कि हमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, जैसे इंटरनेशनल है, जैसे चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, तो इंडिया ने भी बोला कि हम भी बनाएंगे, तो उसके लिए डॉकिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और इंडिया ने अब डॉकिंग टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करनी है। तो इसके अंदर विजन और लीडर कौन था, इसका थोड़ा सा नाम याद रखना, वी नारायणा जी जो थे इसके लीडर थे, चेयरपर्सन थे इसरो के, ठीक है। ये थे इसके अंदर डॉकिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, बस यही था। इसका यूज़ कहाँ पे होता है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, स्पेस के अंदर कोई ऐसे आ गया तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी एमसीक्यू आ गया तो एमसीक्यू तो आंसर कर ही लोगे। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर करो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा रुपी डिवैल्यूएशन के ऊपर, ठीक है। रुपी डिवैल्यूएशन के ऊपर थोड़ा इकोनॉमिक का है, सारी चीज़ हम अच्छे से समझेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हुआ आया था, उसके अंदर द हिंदू के अंदर पूरा पेज ही भरा हुआ था, और काफ़ी की चीज़ें थी जो हमारा CAPF जैसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि CAPF और UPSC के क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होते हैं। CAPF और CSC के जो क्वेश्चन है, UPSC तो दोनों ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। CAPF एकदम बेसिक पूछता है, ये जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछता है। तो जो हमारे CAPF के हिसाब से इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो हमारे तो काम खाता ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, और हमें पता भी है कि आजकल जो है US जो डॉलर है बहुत ज़्यादा भारी होता जा रहा है, जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है, 43 रुपये था, अब कहाँ 85 रुपये हो चुका है हमारा डॉलर। तो मतलब क्या कि रुपए की जो वैल्यू है कम होती जा रही है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, क्यों होता है ये, कोई कंट्रोल करता है तो कौन कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है, क्या उस पर्टिकुलर चीज़ का नाम है, सारी चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो देखो ये जो होता है, सबसे पहले तो एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है। रुपये के बदले डॉलर, डॉलर के बदले रुपये होता है। ये भी दो तरह से होते हैं, एक तो होता है नॉमिनल और एक होता है रियल, ठीक है। क्या क्या होता है, एक होता है नॉमिनल, एक होता है रियल। कौन सा नॉमिनल होता है, देखो नॉमिनल होता है कि $1 के बदले आपको 85 जो है रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। मोटा मोटा हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है, नॉमिनल है, ठीक है। $1 के बदले 85 मिल रहे हैं। लेकिन रियल क्या होगा कि भाई $1 में क्या चीज़ आ रही है, लेट्स से वहाँ पे $1 में जो है एक टोपाज की ब्लेड आ रही है, ठीक है। $1 में वहाँ एक टोपाज की ब्लेड आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ 85 रुपये में तो 85 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारी रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये समझ आया, ये है हमारा रियल एक्सचेंज रेट, कि हमारा जो पैसा है उसमें उसकी जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट है डॉलर के इन रियल एक्सचेंज में, ठीक है। नॉमिनल में कम हो सकता है, लेकिन रियल में वो इक्विवेलेंट है। समझ आ गया, यहाँ पे क्या है, करेंसी परचेज करते हैं, यहाँ पे गुड परचेज करते हैं। नॉमिनल और रियल में ये फ़र्क है, ठीक है। क्या क्या चीज़ है जो फैक्टर इफेक्ट करती है, क्यों भाई पैसा जो है जो हमारा रुपये है कमज़ोर होता जा रहा है, क्यों जो डॉलर है मजबूत होता जा रहा है। देखो सिंपल चीज़, डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जिसकी बच्चों डिमांड ज़्यादा होगी, उसका जो है प्राइस ऊपर जाएगा। यही जो है इकोनॉमी का प्रिंसिपल है, सिंपल चीज़ याद रखना, यही हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसका प्राइस ऊपर जाएगा, जिसकी डिमांड कम होगी उसका प्राइस नीचे जाएगा। ये इकोनॉमी का प्रिंसिपल लगता है, और उसी की वजह से जो है हमारा पैसा ऊपर नीचे जाता रहता है। देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या होता है, देखो क्यों जो डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज, बेसिकली क्या होता है कि इंडिया के अंदर डॉलर कितना आ रहा है, ठीक है। अगर डॉलर ज़्यादा आ रहा है तो रुपये मजबूत होता जाएगा, क्यों, क्योंकि रुपये की डिमांड है तभी तो डॉलर आ रहा है। एक्सचेंज होता है। अभी समझाऊंगा ये चीज़, कंफ्यूज मत हो। देखो जितना इंडिया के अंदर डॉलर आएगा, ठीक है, इंडिया के अंदर डॉलर आएगा मतलब क्या कि इंडिया को डिमांड नहीं है, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट समझो, डॉलर आ रहा है मतलब इन्वेस्टमेंट आ रही है। जितना पैसा इंडिया के अंदर आएगा, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट डॉलर के रूप में इंडिया के अंदर आएगा, हमारा जो रुपये है उतना मजबूत होता जाएगा, ठीक है। जितना पैसा इंडिया से बाहर निकलेगा डॉलर के रूप में, ट्रेड हो गया हमारा या फिर तेल खरीदना हो गया, उतना जो है हमारा रुपये जो है कमज़ोर होता जाएगा, समझा।
समझे कि जितना जो है इन्वेस्टमेंट आएगा उतना जो है हमारा रुपी मजबूत होगा। जितना जो है ट्रेड डेफिसिट होगा, ट्रेड डेफिसिट बोलो या फिर बोलो कि हमारा जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ से जा रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, उतना जो है हमारा रुपी जो है कमज़ोर होता जाएगा। ठीक है, ये सिंपल चीज़ याद रखना। तो इसमें करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होते हैं, ये जो है ये डिटरमाइन करते हैं क्या चीज़ होता है करेंट अकाउंट, क्या चीज़ होता है कैपिटल अकाउंट। देखो करेंट अकाउंट होता है ट्रेड वगैरह हो गए, इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ करेंट अकाउंट में रहती है। अब एफडीआई वगैरह आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म में आ रहा है, लॉन्ग टर्म में आ रहा है, ये सारी चीज़ें आती है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, समझ आया? करेंट अकाउंट में ट्रेड, कैपिटल अकाउंट में एफडीआई। ठीक है, जो माल जाता है आता है कहाँ पे आता है करेंट अकाउंट में, कोई इन्वेस्टमेंट करता है वो कहाँ पे आता है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये चीज़ें, और इसी का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है नेट मिला के जो भी हिसाब किताब निकलता है उससे हमारा जो है रुपी ऊपर और नीचे जाता है। ये यहाँ पे मैंने बता ही दिया, इन्वेस्टमेंट आएगा तो रुपी का मजबूत बनेगा, अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ से जाएगा तो रुपी कमज़ोर होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा तो रुपी कमज़ोर होगा, ट्रेड सरप्लस होगा तो रुपी जो है स्ट्रांग होगा। समझ आ गया? सिंपल चीज़ है एकदम। ठीक है, कितने टाइप के एक्सचेंज रिजिम होते हैं ये थोड़ा सा बच्चों अच्छे से देख लेना। देखो फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मतलब क्या कि सेंट्रल बैंक बोलेगा, यहाँ पे सेंट्रल बैंक बोलेगा कि भाई हमारा जो रुपी है वो 45 रुपये डॉलर रहेगा, चाहे कितना भी ट्रेड डेफिसिट हो, चाहे कितना भी कुछ हो, हमारा रुपये इतना ही रहेगा। मतलब क्या, ये सेंट्रल बैंक जो है एक फिक्स पॉलिसी लगा देता है, फिक्स रेट लगा देता है, कितना रहेगा, ये है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये हमारा जो है इकोनॉमिक लिबरेशन 1990 से पहले हम काइंड ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो करते थे। उसके बाद ये देखो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है कि ये टोटली जो है मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करेगा, आरबीआई वगैरह कुछ नहीं करेगा इसमें, टोटल मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करेगा, तो वो है फ्लोटिंग। मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आई तो रुपी जो है उस मजबूत हो गया। ठीक है, रुपी मजबूत हो गया मतलब क्या कि डॉलर जो है, जो $1 पहले 85 रुपये का आता था, अब $1 यहाँ पे 45 रुपये का आएगा, मतलब रुपी जो है मजबूत हो रहा है। ठीक है, पहले ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे डॉलर खरीदने के लिए, अब कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं, रुपी क्या है इसके इक्विवेलेंट हो रहा है, धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट आ रही है। ठीक है, सिंपल चीज़ है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर से डॉलर आ रहा है तो अपने आप मजबूत होगा। देखो होता क्या है इसको, चलो पहले ये समझो उसके बाद समझेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तीसरा होता है हमारा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो हमारा आरबीआई अब जो है फॉलो करता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट पे डिपेंड भी करता है और ज़्यादा गिरने लग जाती है वैल्यू, तो जो आरबीआई है उसको फिक्स भी कर देता है। तो वैसे काइंड का जो दोनों चीज़ इसमें अप्लाई होती है वो होता है हमारा मैनेजिंग फ्लोटिंग एक्सचेंज। आपको याद रखना है क्या कि हमारी जो आरबीआई है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, कौन से काइंड का एक्सचेंज रेट फॉलो करती है, हमारा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉलो होता है। कौन करता है? आरबीआई फॉलो करता है इसको। कौन करता है? आरबीआई फॉलो करता है। अभी यही चल रहा है, कोविड आया था, थोड़ा सा फिक्स टाइप का कर दिया था क्योंकि उस टाइम पे रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे जा रही थी। अब देखो थोड़ा सा समझो इस चीज़ को कैसे होता है। देखो बहुत सारे फैक्टर हैं इकोनॉमी में जो काम करते हैं यहाँ पे। लेट्स से देखो कोई फॉरेन कंट्री है, ठीक है, हमारा इलोन मस्क है, यहाँ पे लेके आ रहा है रेलगाड़ी, उड़न छू लेके आ रहा है कुछ ऐसा कि यहाँ पे भी हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ाएगा, तो वहाँ पे इंडिया में आ रहा है, देख रहा है यार बिजनेस करूँगा तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब यहाँ पे उसके इलोन मस्क तो यूएसए में रहता है, वो तो डॉलर कमाता है, वो रुपी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ डॉलर में हो ही नहीं सकती, हमारे यहाँ तो रुपी चलता है। आप किसी दिहाड़िया मजदूर को अगर लेबर पे रखेंगे तो उससे तो रुपी देना पड़ेगा ना, उससे तो डॉलर देना नहीं पड़ेगा। तो इलोन मस्क यहाँ पे आया, ये दिख रहा है आपको इलोन मस्क, बाल खड़े हैं इसके। इलोन मस्क आया, देखता है यार मेरे पास तो डॉलर है, तो ये क्या करता है, हमारे आरबीआई गवर्नर से बोलता है कि सर मुझे रुपी दे दो, ये इसको डॉलर दे देता है, ये इसको रुपी दे देता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो है डॉलर का भंडार हो गया, इकट्ठा हो गया, प्लस हो रहा है, सरप्लस हो रहा है डॉलर। ठीक है, जब सरप्लस हो रहा है तो हमारा रुपी तो मजबूत हो गई होगा, इसलिए जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है तो हमारा जो है रुपी स्ट्रांग होता है। अब इसका जब उल्टा हो जाता है तो रुपी वीक होता है। अगर हमारा जो भंडार है, हमारा जो यहाँ पे सरप्लस होता है वो रिड्यूस होने लग जाए तो रुपी वीक हो जाएगा। सिंपल ये चीज़ है। ठीक है, रुपी यही चीज़ यहाँ पे भी बता रखी है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। क्रूड ऑयल लेते हैं तो डॉलर देना पड़ेगा उनको, डॉलर देंगे तो हमारे रिजर्व में से जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है उसमें से रिड्यूस होगा हमारा पैसा, डॉलर रिड्यूस होगा। तो जब डॉलर रिड्यूस होगा तब क्या होगा, हमारा रुपी वीक होगा। ये चीज़ समझना, जब डॉलर हमारे पास आएगा हमारा जो रुपी है वो स्ट्रांग होगा। बस इतना सा समझना, बाकी सारी चीज़ अपने आप समझ आ जाएगी कि भाई डॉलर आएगा कब, जब बाहर से इलोन मस्क आएगा,
डॉलर जाएगा जाएगा कब, जब हम बाहर से तेल खरीदेंगे या फिर इलॉन मस्क वापस चला जाएगा। बस इतना। पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, देखो दोनों चीज़ होती है। जब हमारा रुपी स्ट्रांग होता है तो क्या होता है, जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है डेप्रिसिएशन, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, डिवैल्यूएशन का, ठीक है। मतलब हम डेप्रिसिएशन हो रहा है, हमारा जो रुपी है उसकी जो है वैल्यू घट रही है। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, देखो रुपी की वैल्यू घट रही है इंटरनेशनल अफेयर में, तो क्या होगा, हमारा माल सस्ता दिखेगा, ठीक है ना। देखो टोपाज का ब्लेड देख लो ना, कि $1 में यूएसए में एक आता है, हमारे यहाँ पे 85 आ रहे हैं। हमने एग्जाम्पल देखा था। तो क्या होगा कि हमारा जो है, अब वो इंडिया से टोपाज मंगवाएंगे ब्लेड, वहाँ से क्यों खरीदेंगे, बोलेंगे यहाँ तो $1 का आ रहा है, वहाँ से 85 आएंगे। तो हमारा क्यों जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा इससे, ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डॉलर आएगा, फिर हमारी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। एक ये पॉजिटिव चीज़ होती है, लेकिन आगे चल के इसके भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसको छोड़ो। एवर्स कंडीशन क्या होती है, एवर्स कंडीशन यही होती है कि हम जो इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, ठीक है, सोलर पैनल वगैरह ऐसी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, तेल इंपोर्ट करते हैं, उसका हमें पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, ये यहाँ पे नेगेटिव है। और इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी हमारे यहाँ पे आती है, ये चीज़ नेगेटिव है। दो चीज़ है नेगेटिव, बाकी एक पॉजिटिव है। तो आई होप समझ आ गया होगा। ये सारा तो बहुत ईजी था। तो चलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको अटैम्प्ट करो। ये इंपॉर्टेंट था, इकोनॉमी के लिए ये इंपॉर्टेंट था। इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेना, अगर समझ ना आया हो तो इसको अगर नहीं आया हो तो मेरे को मैसेज भी कर देना, मैं एक बार दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो कमेंट मतलब क्या है, कमेंट मतलब है आपकी अकाउंटेबिलिटी, कि आप डेली जो है अकाउंटेबली या रिस्पॉन्सिबली जो है इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर के अंदर है। और न्यूज़पेपर को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, तुम्हारा करियर है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया सिंगापुर रिलेशन। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि आज बहुत सारी न्यूज़ आई थी और टाइम भी हो गया है, और अब से मैं सुबह ही प्रोवाइड कराऊंगा आपको जल्दी, ठीक है। इंडिया और सिंगापुर, ठीक है। देखो सिंगापुर जो है इंडिया को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब देखता है सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। इंडिया को इकोसिस्टम देखता है सेमीकंडक्टर का, इसी के लिए ये सारी चीज़ें चल रही है। अभी सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, थर्मन शेंगमुंगनथम, ये जो है अभी इंडिया की विजिट पे है, और इनका जो फोकस है बेसिकली असम और उड़ीसा है, ठीक है। यहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये। तो थोड़ा सा देखेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, ये तो एमसीक्यू बनेंगे नहीं इससे, और ये जो है पेपर 2 के लिए आप डिस्कस नहीं कर रहे, तो क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखो पेपर 1 के लिए इसके अंदर पोटेंशियल यहाँ पे की पॉइंट्स दे रखे हैं। देखो हमारा जो सिंगापुर है हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, ठीक है। और अभी जो है नए नए वेंचर्स निकल रहे हैं, स्पेशली डिजिटल स्पेस के अंदर, कि हमारी जो गिफ्ट सिटी हो गई और सिंगापुर हो गया, वहाँ पे एक डेटा कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे एक पोटेंशियल है, ये वाला यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है। ये हमने देख ही लिया था कि इनका जो कॉपरेशन है रिन्यूएबल एनर्जी में बेसिकली फोकस किस पे करता है, 2 स्टेट पे, असम और उड़ीसा पे, ईस्टर्न स्टेट्स पे। और जो हमारा रिलेशन है सिंगापुर के साथ, अब ये कॉम्प्रहेंसिव हो गया है, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल गया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है कि मतलब ये जो दोस्ती होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसे कहते हैं, समझ गए। एकदम देसी लैंग्वेज में समझो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब क्या, कि मतलब के लिए दोस्ती करी हुई है, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मतलब क्या, देखो जो कोई पर्टिकुलर कंट्री जो हमारे मतलब की है, उससे हमने जो है कोलैबोरेशन कर रहा है। जैसे यहाँ पे सिंगापुर क्यों कर रहा है इंडिया के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है यहाँ पे इंडिया को। और इस पॉइंट को आप जो है अगर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कुछ आ जाता है ऐसे राइटिंग, तो वहाँ पे भी लिख सकते हो, आर्गूमेंट राइटिंग में भी लिख सकते हो। तो ये जो है हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्रिएट कर लिए, ताकि हम दोनों जो कंट्री है एक दूसरे का लाभ उठा सकें। यहाँ पे चीप लेबर मिलेगी उसे, और वहाँ पे हमारा डेवलपमेंट भी होगा। तो इंडिया और जो हमारा सिंगापुर है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुका है। और अभी ये जो थी हमारे रिलेशनशिप की, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की 60वीं वर्षगांठ थी, 60th जो थी एनिवर्सरी थी। तो हमने यहाँ पे ये जॉइंट लोगो जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जॉइंट लोगो भी इशू करा है, ये वाला, ये पर्टिकुलर जॉइंट लोगो इशू करा है। तो थोड़ा सा इसको याद रखना कि भाई जॉइंट लोगो कौन सी कंट्री के साथ जो है हमारी जो 60th जो एनिवर्सरी थी जिसपे एक जॉइंट लोगो इशू किया गया, वो थी सिंगापुर के साथ, ठीक है। इसके साथ ही जो है हम एक एक्सरसाइज भी इसके साथ करते हैं सिंगापुर के साथ, उसका नाम है अग्नि वॉरियर। क्योंकि यूपीएससी सीधा सीधा तो चलता है ना, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो हमें भी थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा। अग्नि वॉरियर बेसिकली करता है एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत रंगभूमि दर्शन ऐप। भारत रंगभूमि दर्शन ऐप, ये क्या चीज़ है बच्चों। देखो
किस लिए आई है, इसको इसका मतलब थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ये जो है इसका मतलब एज सच दे नहीं रखा, लेकिन इनडायरेक्टली तुम्हें समझना चाहिए। इंडिया चाइना रिलेशन में इसको लिख देना, ठीक है। देखो चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपना फिजिकल जो है जहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी सेटलमेंट से क्रिएट कर रहा है। हमने कल समझा था, कल के एडिटोरियल में, कि जहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया अक्साई चीन में हो गया, या फिर वहाँ तिब्बत वाला जो एरिया हो गया, हमारे बॉर्डर के पास पास क्या कर रहा है, गाँव बसा रहा है क्लेम करने के लिए। तो हम क्यों पीछे रहे, हमने क्या चालू कर दिया, हमने टूरिज्म चालू कर दिया। जो हमारे जो बैटल फील्ड वगैरह है उसको थोड़ा ग्लोरीफाई करके वहाँ पे टूरिज्म अगर चालू कर देंगे तो क्या होगा, हमारी भी जो प्रेजेंस है वहाँ पे बढ़ जाएगी। इसी के लिए ये जो पर्टिकुलर ऐप है, भारत रंग भूमि दर्शन ऐप, ठीक है, इसको बनाया गया। और तो ये जो चीज़ थी न्यूज़पेपर में नहीं दे रखी थी, लेकिन मोटिव तो यही है हमारा, ठीक है, समझ आया। यहाँ पे क्या है कि बैटल फील्ड जो है, जो स्पेशली बैटल फील्ड लोकेशन जो है, उसको सिविलियंस के लिए अब अलाउ करना है। क्यों सिविलियंस, अब जब चाइना अलाउ कर रहा है तो हम क्यों ना अलाउ करें। हमने ये बैटलफील्ड लोकेशन को टूरिज्म बना के इसको अलाउ कर रहे हैं। और 15 जनवरी मतलब क्या कि परसों की जो लास्ट जो गए हैं 2 दिन पहले, 15 जनवरी आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन इसको लॉन्च करा हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है। तो कौन कौन सी लोकेशन हो गई, कारगिल वगैरह हो गई, गालवान क्लैश हुआ था वो हो गई, हमारी सियाचिन में जो बेस कैंप है वो हो गई। तो यहाँ पे हम टूरिज्म जो प्रमोट कर रहे हैं उसके लिए पर्टिकुलर ऐप है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो बच्चों आप भी जाके घूम के आओ एक बार। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। इसको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, समझ आया या नहीं आया। और चलो ये भी चीज़ बताओ, ये वर्चुअल टूरिज्म है या फिर फिजिकल टूरिज्म है, इसका भी जो है आंसर करो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी आरडी चीफ गेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिपब्लिक डे आने वाला है, 26 जनवरी आने वाला है, ठीक है। उसमें कौन चीफ गेस्ट है, देखो प्रबो सुबियांटो। प्रबो सुबियांटो कौन है, हमारे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है। प्रबो सुबियांटो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है, जो कि चीफ गेस्ट के रूप में पधारेंगे हमारे यहाँ पे 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। और ये जो इंडोनेशियन जो चीफ गेस्ट हैं पहले नहीं है, ये 4th है हमारे यहाँ पे, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। अब देखो ये चीज़ तो हो गई की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये की इन्फॉर्मेशन है जहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली भी कभी कभी पूछ लेता है कि कौन इस टाइम इस बार पे इंडोनेशियन जो चीफ गेस्ट थे। लेकिन अगर मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से दे दिया तो पूछेगा कि क्या क्या डील साइन होने की बात हुई। देखो ब्रह्मोस डील, जो हम ब्रह्मोस हमारी क्रूज मिसाइल है ना, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, ठीक है, जो रशिया के साथ हमने बनाई है मिलके, तो इसको बेचने की बात हो रही है। इसको हम प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि हम डिफेंस जो है एक्सपोर्टर बन रहे हैं, इंडिया जो है डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है। तो जो इंडोनेशिया है उसके साथ एक ये डील साइन होने की बात है। अब इंडोनेशिया जो पहली कंट्री नहीं है, दूसरी कंट्री बनेगा। फिलीपींस को हम ऑलरेडी बेच चुके हैं ये चीज़, ठीक है। उसके बाद जो इंडोनेशिया है, क्योंकि इंडोनेशिया साउथ चाइना सी में आता है हमारा, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये चाइना जो है अपना दबदबा कायम करता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आसियान कल इकट्ठा हो गया था, हमने कल डिस्कस करा था। तो जो ये मिलिट्रीली जो अपने आप को एडवांस कर रहा है, तो इंडिया जो है मिलिट्री जो है एक्सपोर्टर बन रहा है। तो हमारा ध्रुव हेलीकॉप्टर हो गया, या आकाश जो है एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, यहाँ पे ये इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि जब आएंगे वहाँ के प्रेसिडेंट, तो हमारे यहाँ पे ये सारा हमारा जो सामान है डिफेंस का ये खरीद के लेके जाएंगे, तो इंडिया में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आएगी दोबारा, और हमारे जो रिलेशंस है वो फिर से इम्प्रूव हो रहे हैं। और ये दोबारा से हम जो है कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हैं। मतलब क्या, मतलब कि दोस्ती बढ़ गई है हमारी। जैसे हमारी ऊपर सिंगापुर के साथ हुई थी, वैसे इंडोनेशिया के साथ भी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गए हैं। तो ये सारी चीज़ थी, आई होप समझ आ गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको अटेम्प्ट करो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, समझ आ गया होगा अच्छे से, ये तो बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब ये देखो, ये जो है ये छोटी छोटी न्यूज़ है, कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि आपके लास्ट ईयर शायद 2014 या 15 में पूछा था कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, तो इलॉन मस्क की कंपनी है। वैसे ब्लू ओरिजिन हो गया, जेफ बेजोस की है। वर्जिन हो गया, रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है। तो तीनों ही बहुत फेमस आदमी है। थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट भी देख लेना, कौन कौन क्या प्रोजेक्ट चला रहा है। तो बस इतना ही था। और हाँ यस, ये देखो, जो बच्चे एसए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एसए के अंदर इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन बच्चे ढूंढ नहीं पाते कि यार इंट्रोडक्शन क्या लिखे क्या ना लिखे। तो देखो ये जो मेरे को मिलता है न्यूज़पेपर के अंदर, क्योंकि अब तो आप न्यूज़पेपर मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा आपसे, थोड़ा कॉपीराइट का इशू लग गया, लेकिन हम इसके अंदर ये डिस्कस कर लिया करेंगे, इस पर कॉपीराइट नहीं लगता, ठीक है। तो देखो ये तो, क्योंकि ये तो हमारा ही है ना, ये तो हम कॉपीराइट लगाएंगे, कोई और यूज़ करेगा तो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई ऐसे आ जाता है। तो ये जो ये दिख रहा है आपको,
इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को थोड़ा सा इसको आगे भी तोड़ मरोड़ के इसका इंट्रोडक्शन बनाना, ठीक है। यहाँ से इंट्रोडक्शन एक निकल सकता है, और अगर एआई और डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ आता है तो यहाँ से एक इंट्रोडक्शन बन सकता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे इसकी जो की इन्फॉर्मेशन है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही था आज की डिस्कशन के अंदर। आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे समझ आ गई होगी। अगर समझ आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना बच्चों। शेयर तो ज़रूर करो। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।